डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जमात छठी का 8वां सबक पेरिस की सैर पढ़ना सीखेंगे। फिर उसका हम शॉर्ट में स्टोरी टाइप उसका मतलब समझ लेंगे। मैं आपको वीडियो बताऊंगा और लास्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो तारुफ का सेक्शन है ये आपके उस्ताद आपको समझाएंगे। उसके बाद पहली बात का सेक्शन है, ये भी आपके उस्ताद आपको समझाएंगे। और आपके उस्ताद को पढ़कर कहाँ से सुनाना है, यहाँ से सुनाना है पहले पैराग्राफ से। तो हम शुरू करते हैं। आदमी यूरोप जाए और पेरिस ना देखे तो ये ऐसा ही है जैसे कोई आगरा जाकर वहाँ का पेठा तो खाए लेकिन ताजमहल ना देखे। हम भी बहुत दिनों तक बर्तानिया में पेठा ही खाते रहे। पेरिस यूरोप के कल्चर का मरकज़ है और हम कल्चर के पास ज़रा देर से ही जाते हैं। 11 मार्च की वो एक खनक शाम थी जब हम लंदन के अहबाब को खुदा हाफिज कह अपने कंधे पर झूला डाल विक्टोरिया स्टेशन के सामने एक बस में सवार हो गए। रात को बसों का ये काफिला लंदन से चलता है और दूसरे दिन मुंह अंधेरे पेरिस पहुंच जाता है। आने जाने का किराया सिर्फ 38 पाउंड होता है। बस में सवार होते ही हमें एहसास हुआ कि हम अचानक एक गैर मानूस दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि बस में कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला दिखाई देना तो बहुत दूर की बात है, सुनाई तक न देता था। अक्सरियत फ्रांसीसियों की थी जो गूगा कर रहे थे। फ्रांसीसी अपनी बातचीत में गैन का जितना इस्तेमाल करते हैं इतना यूरोप में शायद ही कोई और कौम करती हो। तभी तो कल्चर के मामले में उन्होंने इतनी तरक्की की है। अब अगला पैराग्राफ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ तो आप बैक करके उसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। बस बड़ी देर तक लंदन में घूमती रही, फिर शहर से बाहर निकल गई। 3 घंटों के सफ़र के बाद हमें ये मज़दा सुनाया गया कि हम बरतानिया की बंदरगाह डोवर पहुंच गए हैं। यहाँ से बस अब समंदरी जहाज़ में दाखिल होगी और बाद में ये समंदरी जहाज़ हमें बस समेत फ्रांस की बंदरगाह बोलोन सरमीर तक ले जाएगा। हमसे कहा गया कि हम कस्टम, अब दूसरा सफ़ा चल रहा है, पेज नंबर 41, कस्टम वगैरह की रसूमात तय कर ले। आधी रात का वक्त था। डोवर की बंदरगाह को तो खैर हम क्या देखते, लेकिन इसके अतराफ फैली हुई सफ़ेद रंग की पहाड़ियों को देखकर हमारे वजूद में उजाला सा फैल गया। सुबहान अल्लाह, क्या उजली और शफ़ाफ पहाड़ियाँ है। यूँ लगा जैसे किसी ने सारे माहौल में रुई के गाले उछाल दिए हो। इस मंज़र को देखकर हमारी रोशनी तबा कुछ और तेज़ हो गई और हमें हर तरफ सफ़ेदी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। बादल नख्वास्ता बादिल नख्वास्ता, यह है दिल न ख्वास्ता। इस मंज़र को छोड़कर हम दोबारा बस में सवार होकर समंदरी जहाज़ में दाखिल होने लगे तो देखा कि बसों की एक लंबी कतार है जो समंदरी जहाज़ में दाखिल होती चली जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने हर सबक की रीडिंग, सवालात के जवाबात हल करके आपको बताए हैं और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगला पैराग्राफ है।
جہاز کی نچلی منزل میں بس رکی تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم فرانس کی بندرگاہ بولون سر میر کے آنے تک آزاد ہے۔ جہاز میں جہاں چاہے بیٹھے مگر بولون سر میر کے آگے کے آتے ہی بس میں آن بیٹھے۔ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ فرانس اور انگلستان کے بیچ سمندر میں اکثر تموج رہتا ہے۔ پیرس کے سرزمین پر ہماری بس نے قدم رنجا فرمایا تو صبح کی اولین ساعتیں آ چکی تھی۔ فرانسیسی دیہاتوں کے اجلے سفید اور چمکیلے مکانوں نے ہماری آنکھوں کو منور کر دیا۔ برطانوی مکان زیادہ تر سرخ اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھورا یا زردی مائل سا ہوتا ہے، جبکہ فرانسیسی مکان سفید اور بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف۔ یہ والا پیراگراف، فرانس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہمیں اس بات سے سخت تشویش ہوئی کہ ہماری بس نے اچانک ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی شروع کر دی، یعنی جو بس اب تک سڑک کے بائیں طرف چل رہی تھی اس نے اچانک دائیں طرف کو چلنا شروع کر دیا۔ سارا یورپ دائیں طرف کو چلتا ہے مگر برطانیہ اپنے روایتی مزاج کی وجہ سے بائیں طرف چلتا ہے۔ کچھ دیر تک عجیب سی الجھن ہوتی رہی، پھر اپنی بے وقوفی پر غصہ بھی آیا کہ 4 دن کے لیے فرانس میں آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرانسیسیوں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب اگلا پیراگراف یہاں سے، بس جوں پیرس کے مضافات سے گزرنے لگی ہے اپنے میزبان مسرور خورشید کا خیال آنے لگا۔ ان سے پچھلی شام فون پر یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وہ پیرس کے محلے اسٹالن گراڈ کے بس اسٹاپ پر ہمارا انتظار کریں گے۔ ہماری ان سے یہ پہلی ملاقات تھی، سو ہم عادتاً ان سے کچھ رسمی گفتگو بھی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ہماری رسمی گفتگو سننے کے مشتاق نظر نہیں آئے۔ انہوں نے فون پر ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ہم اپنے ساتھ اپنا ایک عدد فوٹو بھی لیتے آئیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا فوٹو کہاں ہے؟ ہم نے فوٹو ان کے ہاتھ میں تھمایا تو اسے لے کر تیز قدموں سے زیر زمین اترنے لگے۔ یہ اسٹالن گراڈ کا زمین دوز ریلوے اسٹیشن تھا۔ پیرس کی زمین دوز ریل کو میٹرو کہا جاتا ہے۔ لندن کی ٹیوب اور پیرس کی میٹرو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرانس کی ریلیں یورپ کی ریلوں میں سب سے کارگر اور کامیاب سمجھی جاتی ہے۔ رفتار جتنی تیز ہے کرایہ اتنا ہی کم ہے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے یہاں سے، مسرور خورشید نے ہمیں پیرس کی سیر کرائی۔ آدھے گھنٹے میں ہم لوور کے شہر آفاق میوزیم میں، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہم لوور کے شہر آفاق میوزیم میں تھے۔ لوور کا میوزیم جس محل میں واقع ہے وہ 40 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا میوزیم ہے کہ اسے دیکھنے اب پیج نمبر 42 پر ہم جا رہے ہیں، کے لیے ایک عمر چاہیے۔ یونان، روم، مصر اور مشرقی ممالک کے شعبے الگ ہیں۔ دنیا بھر کے مجسمے اور مصوری کی شاہکار ہے۔ جتنے قیمتی مجسمے اور پینٹنگز اس میوزیم میں ہیں دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہیں۔ دوسری صدی قبل مسیح کے مشہور و معروف وینس ڈی میلو کے مجسمے کا دیدار بھی یہیں ہوا۔ لیونارڈو دا وینچی کی شہر آفاق پینٹنگ مونا لیزا کو بھی اسی میوزیم میں دیکھا۔
इस तस्वीर की यूं हिफाजत की जाती है जैसे ये कोई जिंदा हस्ती है। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से मोनालिसा हमें देखकर मुस्कुराती रही और हम इस बात पर मुस्कुराते रहे कि बुलेट प्रूफ शीशे की हिफाजत में रहने के बावजूद एक सिपाही बंदूक ताने मोनालिसा की मुस्कुराहट की हिफाजत कर रहा है। इसी तरह अगर आपको रीडिंग सीखना है तो जितने सारे आपके 6 में असबाक है उस सबको हमने रीडिंग करके बताया, एक वीडियो की शक्ल में उसका मतलब बताया और फिर हमने उसके सवालात के जवाबात भी सॉल्व किए। हमारे चैनल पर आपको सब वीडियो आपके क्लास के मिल जाएंगे, यहाँ तक कि ग्रामर भी। और आपको याद रहना चाहिए कि हम ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे चुके हैं। खैर आगे, लोअर के म्यूज़ियम से हम हैरत ज़दा होकर निकले तो एफल टावर जहाँ पहुँचे। 320 मीटर ऊंचा ये फौलादी टावर 1889 में बना था। इसके ऊपर चढ़ जाएं तो न सिर्फ सारा पेरिस दिखाई देता है बल्कि पेरिस के बहुत से नवाही इलाके भी दिखाई देते हैं। ये पेरिस में हर जगह से दिखाई देता है। एक अंग्रेज़ अदीब ने एफल टावर के बारे में लिखा था कि पेरिस में उस बदनुमा ढांचे के दीदार से बचने का वाहिद तरीका ये है, अगली लाइन, कि आदमी खुद एफल टावर पर जाकर बैठ जाए। एफल टावर के सामने दरियाए सीन बहुत सलीके से बहता है। दरिया को पुल से उबूर करके आगे निकल जाइए तो पहले दी शू आता है। यहाँ नेशनल थिएटर है और कई किस्म के म्यूज़ियम हैं। ये पेरिस का सबसे खूबसूरत इलाका है, बिलखुसूस रात में इसका मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। हम बहुत देर तक दरियाए सीन के किनारे खड़े रहे। यूरोप के अक्सर दरिया हमें नहायत शरीफ नज़र आए। सीन में इस वक्त कई जहाज़ चल रहे थे। शाम होने को थी और एक प्रोफेसर, अब आगे, साहब 8 बजे घर आने वाले थे, इसलिए हम भी घर चले आए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस सबक को हम कहानी के अंदाज में शॉर्ट में समझ लेंगे और फिर सवालात के जवाबात लिखेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, आधी रात का वक्त है, डोवर की बंदरगाह और अंधेरे में चारों तरफ फैली हुई सफ़ेद चट्टानें। ये बिल्कुल ऐसा मंजर है जैसे किसी ने अंधेरे में रुई के बड़े बड़े गाले बिखेर दिए हों। कितना पुरस्रार और दिलफरेब मंजर है ना। दरअसल यहीं से हमारे आज के इस दिलचस्प माखज़ का बाकायदा आगाज़ होता है। एक ऐसा सफ़र जो रात की तारीकी से शुरू होकर एक नामालूम और बिल्कुल नई दुनिया की तरफ ले जाने वाला है। तो दिए गए मवाद पर मबनी आज के इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम इंग्लिस्तान के साहिलों से लेकर फ्रांस के दिल यानी पेरिस तक के सफ़र का बड़ा ही दिलचस्प और मरहलावार जायज़ा लेंगे। ये मवाद हमारे लिए बिल्कुल एक गाइड की तरह है जो हमें इस सफ़र के हर अहम मोड़ और वहाँ के तहज़ीमी फ़र्क को बहुत करीब से समझने में मदद देगा। सफ़र के इस टाइमलाइन पर ज़रा गौर करें। आधी रात को डोवर की बंदरगाह से रवानगी होती है, फिर सुबह सवेरे फ्रांस की बंदरगाह बोलोन सरमेर पर कदम रखा जाता है और दोपहर होते होते बस के ज़रिए पेरिस के मुज़ाफ़ात में दाखिला हो जाता है। बज़ाहिर ये महज एक रात का सफ़र है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस एक ही रात में तहज़ीब, कल्चर और जोग्राफ़िए का पूरा मंजरनामा ही बदल जाता है। अब ज़रा बात करते हैं इस पहले तासुर की जो इंग्लिश चैनल उबूर करते ही सामने आता है। सबसे पहला और वाज़े फ़र्क जो फ्रांसीसी सरज़मीन पर कदम रखते ही महसूस होता है वो है वहाँ का तर्ज़ तामीर। माखज़ के मुताबिक ब्रितानिया के वो मानूस सुर्ख ईंटों वाले भूरे और जर्द मकानात अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं फ्रांसीसी देहातों के बेहद चमकदार, उजले और सफ़ेद मकानात। ये बसरी तब्दीली इतनी अचानक है कि फ़ौरन एहसास दिला देती है कि हम अब किसी नए मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन ठहरिए, असल सकाफती धचका तो सड़क पर लगता है। जरा इस घबराहट का तसव्वुर करें जब बस अचानक बाएं तरफ के बजाय सड़क के दाएं तरफ चलने लगे। बरतानिया के रिवायती मिजाज के आदी मुसाफिरों के लिए ये लम्हा कैसा होगा?
अचानक ऐसा लगता है जैसे ड्राइवर कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा है और ट्रैफिक उसूलों की सरी खिलाफ वर्जी हो रही है। हालांकि सारा यूरोप दाएं तरफ ही ट्रैफिक चलाता है, लेकिन ये एक ऐसी तब्दीली है जो शुरू में खासी खतरनाक और परेशान कुन लगती है। खैर, इस इब्तदाई हैरत और उलझन से निकलकर सफर तेजी से आगे बढ़ता है और सीधे पेरिस के मशहूर स्टालिनग्राड अंडरग्राउंड स्टेशन जा पहुंचता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प इंसानी पहलू सामने आता है। इस हुजूम भरे ज़ेरे ज़मीन स्टेशन में अपने मेज़बान को आखिर पहचाना कैसे जाए? मेज़बान मसरूर खुर्शीद को ढूंढने के लिए तेज कदमों से चलते इस बेपनाह हुजूम में एक दूसरे को पहचानने की खातिर पहले से तस्वीरों का तबादला करना पड़ा। तस्वीर हाथ में लेकर किसी को तलाश करने की ये छोटी सी तफसीली झलक इस पूरे माखज़ को कितना हकीकी बना देती है। अच्छा, अब जरा ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ लंदन की मशहूर ट्यूब का मुवाजना पेरिस की मेट्रो से किया गया है। माखिज़ के मुताबिक पेरिस का ये ज़ेरे ज़मीन रेल का निज़ाम पूरे यूरोप में हैरत अंगीज़ हद तक कारगर और कामयाब समझा जाता है। इसकी रेलें न सिर्फ बेहद तेज़ रफ्तार हैं, बल्कि इनका किराया भी काफ़ी कम है। ये जदीद शहरी सहूलियात का वाकई एक लाजवाब नमूना है। अंडरग्राउंड के इस तेज रफ्तार सफर के बाद अब बारी आती है पेरिस के मशहूर ज़माना खजानों की सैर की, और इसका बाकायदा आगाज होता है लूवर म्यूजियम से। 40 एकड़, जी हाँ, जरा इस रकबे की वुसअत का अंदाजा लगाएं। लूवर का ये महल, जिसमें अजायब घर वाक़ है, इतना वसी है कि यूनान, रोम, मिस्र और मशरिकी ममालिक के अनमोल नवादरात को पूरी तरह देखने के लिए वाकई एक जिंदगी भी कम पड़ जाए। इसका वसी रकबा ही इंसान को बेसाख्ता हैरत में डाल देने के लिए काफ़ी है। और फिर इस शानदार म्यूजियम के सहन में जगमगाता हुआ शीशे का वो मशहूर अहराम। ये जदीद तर्ज तामीर और लूवर की कदीम तारीखी अजमत का एक ऐसा हुसीन इम्तिजाज है जो बस देखते ही बनता है। यही वो नज़ारा है जो फौरन अपनी तरफ खींच लेता है। अब इस 40 एकड़ की वसत में क्या क्या छुपा है? यहाँ दूसरी सदी क़ब्ल मसीह का मशहूर ज़माना वीनस डी मेलू का मुजस्समा मौजूद है, और हाँ, लियोनार्डो डा विंची का लाफानी शाहकार मोनालिसा। लेकिन यहाँ सबसे हैरानकुन बात वो प्रोटोकॉल है जो इस पेंटिंग को दिया गया है। मोनालिसा की वो पुरस्रार मुस्कुराहट एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे कैद है, और उसके साथ एक मुसल्लह गार्ड हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहता है। एक फन पारे की ऐसी हिफाजत उसकी आलमी अहमियत को बखूबी बयान करती है। लोवर के कदीम खजानों को पीछे छोड़ते हुए अब हम पेरिस के एक और बड़े और जदीद दौर के शाहकार की तरफ बढ़ते हैं, यानी एफिल टावर। 320 मीटर बुलंद 1889 में तामीर होने वाला ये फलक बोझ फौलादी ढांचा, जिसकी बुलंदी पर जाकर ना सिर्फ पूरा पेरिस बल्कि दूर दराज के मुज़फ़्फ़राती इलाके भी कदमों में बिछे महसूस होते हैं। ये वाकई सिर्फ एक टावर नहीं है, बल्कि पूरे शहर का नज़ारा करने का एक बेमिसाल मकाम। खिज़ां के सुर्ख और नारंगी पत्तों के दरमियान खड़े एफिल टावर का मंजर किस कदर मशहूर कुन लगता है। ये फुलादी ढांचा पेरिस के आसमान पर हर जाविये से दिखाई देता है और पूरे शहर के मंजरनामे पर छाया हुआ है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इसे हमेशा इतनी मोहब्बत से नहीं देखा गया। माखिज़ में एक पुरलुत्फ़ तारीखी हवाला मौजूद है। एक अंग्रेज़ अदीब को इसका डिज़ाइन इतना नापसंद था कि उसका कहना था कि इस बदनुमा ढांचे को देखने से बचने का वाहिद हल ये है कि बंदा खुद इसी के ऊपर जाकर बैठ जाए। मतलब उससे नजरें चुराने के लिए इसी इमारत को अपनी पनाहगाह बना लिया। कमाल का तंज है ना? खैर, दिन अब ढल रहा है और हमारे इस तफसीली जायजे का रुख अब पेरिस की एक और खूबसूरत पहचान दरियाए सीन की तरफ हो रहा है। अगर हम जोग्राफियाई तरतीब की बात करें तो एफिल टावर नहायत सलीके से दरियाए सीन के बिल्कुल सामने वाक़या है, और दरिया पर बना पुल पार करते ही हम सीधे पिएले दी श्यू पहुंच जाते हैं। ये मकाम नेशनल थिएटर्स और मुख्तलिफ किस्म के म्यूजियम्स का गढ़ है, जो पेरिस की सकाफती ज़िंदगी का एक अहम मरकज़ माना जाता है। माखिज़ में यहाँ के लिए एक बहुत ही मुनफरिद और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शरीफ दरिया। यूरोपीय दरियाओं के पुरसुकून और धीमे बहाव की वजह से उन्हें शरीफ कहा गया है। ज़रा तसव्वुर में लाएं, रात का वक्त हो, पेरिस का खूबसूरत तरीन इलाका हो और दरियाए सीन पर खामोशी से चलते हुए बहरी जहाज़। ये कितना तमानियत बख्श और पुरसुकून नज़ारा है जो दिन भर की मुसाफिर की सारी थकान उतार देता है। तो इस शानदार सफ़र के इख्तिताम पर एक सवाल जहन में उभरता है। जब हम अपने मानूस कल्चर से निकलकर जैसे ब्रितानिया की सड़कों से फ्रांस के मुख्तलिफ माहौल में कदम रखते हैं, तो क्या सकाफती सरहदें पार करने से महज मनाजिर बदलते हैं, या दुनिया को देखने, परखने और समझने का हमारा नज़रिया भी बदल जाता है? एक बिल्कुल नई सकाफत में कदम रखना वाकई हमारे जाविया निगाह को वुसअत देता है। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस जायजे में बस इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, अब हम
اردو بال بھارتی جماعت ششم یعنی 6 کلاس کا 8واں سبق پیرس کی سیر کے سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ اس سبق میں جو سب سے پہلا سیکشن ہے سوچئے اور بتائیے، اس میں کل 10 سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلے 10 سوالات ہم لکھیں گے۔ اس سیکشن میں پہلا سوال ہے، پیرس شہر کس ملک کی راجدھانی ہے؟ جواب، پیرس فرانس کی راجدھانی ہے۔ سوال نمبر 2، لندن سے پیرس آنے جانے کا کرایہ کتنا ہے؟ جواب، لندن سے پیرس آنے جانے کا کرایہ 38 پاؤنڈ ہے۔ سوال نمبر 3، برطانیہ کی بندرگاہ کا کیا نام ہے؟ جواب، برطانیہ کی بندرگاہ کا نام ڈوور ہے۔ اب اگلا سوال، سوال نمبر 4، فرانسیسی مکان کیسے ہوتے ہیں؟ جواب، فرانسیسی مکان سفید، اجلے اور بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، برطانیہ کا ٹریفک کس طرف چلتا ہے؟ جواب، برطانیہ کا ٹریفک سڑک کے بائیں طرف چلتا ہے۔ سوال نمبر 6، پیرس کے زمین دوز ریلوے اسٹیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، پیرس کے زمین دوز ریلوے کو میٹرو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، لوور کے میوزیم کا رقبہ کتنا ہے؟ جواب، لوور کے میوزیم 40 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ سوال نمبر 8، مصنف نے کس شہر آفاق پینٹنگ کا ذکر کیا ہے؟ جواب، مصنف نے لیونارڈو دا ونچی کی بنائی ہوئی شہر آفاق پینٹنگ مونالیزا کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 9، ایفل ٹاور کتنے میٹر اونچا ہے؟ جواب، ایفل ٹاور 320 میٹر اونچا ہے۔ سوال نمبر 10، ایفل ٹاور کے سامنے بہنے والے دریا کا نام کیا ہے؟ جواب، ایفل ٹاور کے سامنے بہنے والے دریا کا نام دریائے سین ہے۔ اب یہاں سے دوسرا سیکشن شروع ہوتا ہے۔ مختصر جواب لکھیے اور اس سیکشن میں کل 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، مصنف نے پیرس کے سفر کے دوران بس اور سمندری جہاز کے کون سے تجربات کا ذکر کیا ہے؟ جواب، مصنف نے بتایا کہ بس میں سوار ہوتے ہی انہیں غیر مانوس دنیا کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں صرف فرانسیسی زبان بولی جا رہی تھی۔ لندن سے ڈوور پہنچنے کے بعد بس سمیت تمام مسافر سمندری جہاز میں داخل ہوئے اور جہاز کے ذریعے سمندر عبور کر کے فرانس کی بندرگاہ بولون سر میر پہنچے۔ سمندر میں تیز لہریں تھی اور فرانس پہنچتے ہی بس سڑک کے دائیں طرف چلنے لگی۔ اب اسی سیکشن کا دوسرا سوال، فرانس اور برطانیہ کے مکانوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ جواب، برطانوی مکان زیادہ تر سرخ اینٹوں کے بنے ہوتے ہیں اور ان کا رنگ بھورا یا زردی مائل سا ہوتا ہے، جبکہ فرانسیسی مکان سفید، اجلے، چمکیلے اور بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ یہ چمکیلے اور بھڑکیلے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس کے بعد جو سیکشن شروع ہوتا ہے تفصیلی جواب کا، اس تفصیلی جواب کے اندر کل 2 سوالات ہم سے پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈوور کی بندرگاہ کا منظر بیان کیجیے۔ جواب، مصنف جب آدھی رات کو برطانیہ کے بندرگاہ ڈوور پہنچے تو وہاں کے اطراف پھیلی ہوئی سفید رنگ کی شفاف اور اچھی پہاڑیاں دیکھ کر مسرور ہو گئے۔ انہیں ایسا لگا جیسے کسی نے سارے ماحول میں رونق کے گالے اچھال دیے ہو۔ اس خوبصورت منظر سے ہر طرف سفیدی اور اجالا ہی اجالا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی سیکشن کا دوسرا سوال، لوور کے میوزیم کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ جواب، مصنف نے لکھا ہے کہ لوور کا شہر آفاق میوزیم جس محل
में वाक़ है वो 40 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। 40 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जिसको मुकम्मल देखने के लिए एक उम्र दरकार है। इसमें यूनान, रोम, मिस्र और मशरिक ममालिक के अलग अलग शोबे हैं। यहाँ दुनिया भर के नायाब मुजस्समे और शाहकार पेंटिंग्स मौजूद है, जिसमें दूसरी सदी कबल मसीह का मशहूर मुजस्समा वेंस दी मेलो और लियोनार्डो द उंची की शहर आफाक पेंटिंग मोनालिसा शामिल है, जिसकी हिफाजत ब्लेड प्रूफ शीशे और पहरेदार के ज़रिए की जाती है। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो सेक्शन है खत कशीदा लफ्ज़ की जगह सबक में आए हुए लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। उसमें पहला जुमला है, ये काफ़िला लंदन से चलता है, दूसरे दिन सुबह सवेरे पेरिस पहुंच जाता है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ लफ्ज़ है, हमें उसकी जगह जो सबक में आया हुआ है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। तो कैसे? ये काफ़िला लंदन से चलता है और दूसरे दिन मुँह अंधेरे पेरिस पहुंच जाता है। नंबर 2, फ्रांसीसियों को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। फ्रांसीसियों को राह रास्त पर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से। सवाल नंबर 3, बस जैसे जैसे पेरिस के मुज़ाफ़ात से गुज़रने लगी। बस जो पेरिस के मुज़ाफ़ात से गुज़रने लगी। जो पिंक लाइन में है वो आपके जवाबात है। नंबर 3, नंबर 4 वाला सवाल है ये। हम आदतन उनसे कुछ आम बातचीत भी करना चाहते थे। जवाब, हम आदतन उनसे कुछ रस्मी गुफ्तगू भी करना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेक्शन होता है जिसका उन्वान है दिए हुए जुमले को फ़ेल माजी में तब्दील कीजिए। यानी जुमले दिए हुए हैं, हमें माजी में तब्दील करना है। सवाल नंबर 1, इसमें कुल 5 सवालात है। उसमें सवाल नंबर 1, रात को बसों का काफ़िला लंदन से चलता है। जवाब, रात को बसों का काफ़िला लंदन से चलता था। सवाल नंबर 2, आपका फ़ोटो कहाँ है? जवाब, आपका फ़ोटो कहाँ था? सवाल नंबर 3, प्रोफेसर साहब 8 बजे घर आने वाले हैं। जवाब, प्रोफेसर साहब 8 बजे घर आने वाले थे। सवाल नंबर 3, सिपाही बंदूक ताने मोनालिसा की मुस्कुराहट की हिफाजत कर रहा है। जवाब, सिपाही बंदूक ताने मोनालिसा की मुस्कुराहट की हिफाजत कर रहा था। सवाल नंबर 5, बस अब तक सड़क की बाईं तरफ चल रही है। तो इसका जवाब ऐसे होगा, बस अब तक सड़क की बाईं तरफ चल रही। यहाँ तक जवाब आपका सेम रहेगा और यहाँ पर है की जगह सिर्फ क्या लिखना है आपको? थी, चल रही थी। तो आपका जवाब बन जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल आप देख रहे होंगे कि ये सवाल ऐसा है कि आपको एरो के निशान के ज़रिए जोड़ियाँ लगाना है। सवाल कैसे है? कॉलम अलीफ में दी हुई तस्वीर को कॉलम बे में दिए हुए इसके नाम से जोड़िए, है ना। तो ये उसका जवाब आपके सामने दिया हुआ है। आप स्केल की मदद से अच्छे से इसके सामने जोड़ियाँ लगाइए। डियर स्टूडेंट, इसी तरह के तमाम वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर क्लिक करके आप तमाम असबाक के सवालात के जवाबात, एक्सप्लेनेशन और रीडिंग सीख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.